हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का पोएट्री सेक्शन में से करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, आप कह सकते हो पोम नंबर 2 भी, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। आज इस पोम को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है आपके प्रोज सेक्शन में से, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है और पोएम नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दी गई है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी पोइट्री सेक्शन में से पोम नंबर 2। आज हम इसी वीडियो के अंदर एक ही बार में कंप्लीट पोम को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑथर के बारे में जानेंगे और सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का वो भी आज ही हम कवर कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे बिहार बोर्ड क्लास 12th की क्लासेस होती हैं। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आइए। और क्लासेस में एक वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके आपको उसी चैप्टर के आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाते हैं। डेली शाम 8 बजे, ठीक है। तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो चैनल है, आप अपने बाकी बिहार बोर्ड के जो फेलो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और बिना किसी देरी के करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट, इस चैप्टर को पढ़ना करते हैं शुरू। बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोम है और सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसमें पोइटिक डिवाइसेस या फिर जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच कहते हो वो भी जानना ज़रूरी है। तो हर एक चैप्टर में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर कि पोएट कौन थे या लेखक कौन थे, ऑथर के बारे में भी पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, उनके जन्म के बारे में पूछ लेते हैं, कहाँ जन्म हुआ था ये पूछ लिया जाता है। पोएट के बारे में या ऑथर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक समरी, एक ओवरव्यू, यानी कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उससे पहले संक्षिप्त में पता चल जाए कि चैप्टर में क्या बात होने वाली है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया या फिर थीम को डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद हम पूरी पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये है वॉल्ट विटमैन, ठीक है। इन्होंने ही लिखा है ये चैप्टर, इन्होंने ही लिखी है ये पोम, जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप इसको खुद भी टाइटल को पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि खुद का गीत, स्वयं। माई सेल्फ क्या होता है? खुद, खुद से, खुद के लिए, ठीक है। तो ये सॉन्ग क्या है? गीत। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि खुद का गीत है, खुद के लिए गीत है, खुद से गीत है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत सारी अलग अलग बातें की है इन्होंने, देशभक्ति की बात भी करी है, अपने अपने बारे में भी इन्होंने बात की है इसके अंदर। और इसमें, इस कविता के अंदर वो ये भी बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पर अपने नज़रिए से बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है ना इस दुनिया में वो एक जैसा ही है, हम एक ही चीज़ से बने हुए हैं, हम एक ही हैं। तो यहाँ पर एकता की भी बारे में बात की गई है। लोगों को ये भी बताया गया है कि हम जो जात पात धर्म के बेसिस पर एक दूसरे को डिस्टिंक्शन जो है ना, यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग अलग कर देते हैं अपने से, कि तुम्हारी जात अलग है, तुम दूसरे धर्म के हो। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के बीच में क्या ले आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, एक दूसरे को अलग कर देते हैं। तो वो ये भी बात करते हैं इस पोम के अंदर कि भाई नहीं, देखो हम सारे के सारे एक ही चीज़ से बने हैं, हम एक ही हैं। और फिर वो देशभक्ति की भी बारे में बात करते हैं। यही है वॉल्ट विटमैन, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जो है, इनका जन्म कब हुआ था तो पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। इनका जो जन्म है वो 1819 में हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान करके रखें, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से। 1819 में जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि देखो इनको पीपल्स पोएट, पीपल यानी कि लोग और पोएट यानी कि कवि, तो लोगों का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताएं ऐसी होती थी कि वो लोगों के लिए होती थी, ठीक है। लोगों की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की विचारधारा को देखते हुए, समझते हुए, उनकी राय के हिसाब से पोम भी लिखी जाती थी, उनके लिए लिखी जाती थी, कि लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। और बहुत सारे लोग उस पोम के साथ अपना एक रिश्ता बना पाते थे, रिलेट कर पाते थे, समझ पाते थे कि हाँ ये कवि जो लिख रहा है ऐसा तो होता आ रहा है। तो एक रेलेवेंस बन जाता था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको लोगों का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने, मतलब अमेरिका के ये अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है, अमेरिकी पोएट है, अमेरिकी कवि हैं। तो अमेरिका में से इतने सारे कवि निकले, लेकिन इनको कहा जाता है कि ये एक ऐसे कवि हैं जो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है ना। इंडिविजुअल क्या होता है? एक व्यक्ति, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि अपने ही एक अलग से व्यक्तित्व के,
ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हैं वो जो कि काफ़ी उम्दा लिखते हैं और अमेरिका के इतने सारे कवियों में से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये, ठीक है। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो यहाँ पर एक्चुअली 12 साल की उम्र से पहले, 12 साल के होने से पहले वो एक कारपेंटर, एक बड़े की तरह काम करते थे, ठीक है, एक कारपेंटर थे, लोगों के घर पे लकड़ी काटना, लकड़ी की चीज़ें बनाना। सो बचपन में ही बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें थीं और एकदम से स्कूल जाना शुरू किया और फिर कविताओं में उनका दिलचस्पी होने लगी तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। बहुत ही गरीब परिवार के थे, ठीक है, कारपेंटर थे, खुद काम करते थे कारपेंटर की तरह। 12वां जब इनका जन्मदिन आया तो उसके बाद से इन्होंने अपनी चीज़ें जो है बदली, इन्होंने एज अ प्रिंटर काम करना शुरू किया, ठीक है, चीज़ें प्रिंट करना, प्रिंटर के तरीके से काम करते थे। फिर ये टीचर भी बने और एडिटर भी बने एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, टीचर भी बने, बच्चों को पढ़ाया भी, एडिटर भी बने। एडिटर आप जानते हैं ना, संपादक जो कि क्या करता है, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, चीज़ें लिखता है, ठीक है। तो ये एडिटर भी बने, टीचर भी बने। और जब सिविल वॉर हुआ, ठीक है, तो सिविल वॉर के समय पर इन्होंने नर्स के तौर पे भी लोगों की सेवा करी, लोगों का इलाज करने में मदद करी। तो काफ़ी कुछ इनका रहा, ठीक है, जिंदगी में। अब वॉल्ट विटमन्स पोइट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। अब यहाँ पर जो वॉल्ट विटमन की पोइट्री, आपको पता है वॉल्ट विटमन एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, फ्री और वर्स। अब इसका क्या मतलब होता है, आप ना अधिकतर कविताएं पढ़ते होंगे तो कविताओं के अंदर ना आपको एक धुन सी समझ में आती होगी, कविताओं के आखिर के शब्द जो हैं एक दूसरे से मेल खा रहे होते होंगे, है ना, तो वो उस तरीके से कविता बन जाती है। लेकिन फ्री वर्स ना उस तरीके की कविता होती है जिसके अंदर कोई भी शब्द एक दूसरे शब्द से मेल नहीं खा रहा होता है, कोई एक धुन नहीं होती है, कोई ताल नहीं दिखेगा आपको और कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कम और सम, है ना, ये क्या होता है कि फ्यू पीपल कम एंड, और उसके बाद आप एक दूसरी लाइन में उसको एंड कर दो सम से, तो कम और सम क्या हो गया, वो एक तरीके से राइम कर गया, है ना। तो इस तरीके से ना गानों को या गीत को या किसी भी कविता को इस तरीके से लिखना कि उसका आखिरी शब्द पहले वाली लाइन से मेल खा रहा हो। बट फ्री वर्ड्स ऐसी होती है जिसके अंदर कोई मेल नहीं खाता है। आप अभी भी जो ये कविता पढ़ेंगे आप देखेंगे इसके अंदर ना लाइनें जो हैं आपस में मेल नहीं खा रही हैं, इसमें कोई ताल नहीं बैठ रही है, कोई ऐसा लास्ट में आपको राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। तो वही उसी को फ्री वर्ड्स कहते हैं। और ये जो है वॉल्ट विटमन वो बेताज बादशाह हैं इस चीज़ के, इस कला के, कि फ्री वर्ड्स में लिखते थे, राइमिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यही बात जो है यहाँ पर लिखी गई है कि ये जो है ना इनकी जितनी भी कविताएं हैं, वॉल्ट विटमन की जो पूरी पोइट्री है उसका एक कलेक्शन बना दिया गया है, उसको कलेक्ट करके एक टाइटल के अंदर एक किताब में लिख दिया गया है जो है लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। ये है यहाँ पर लिखा हुआ है ना लीव्स ऑफ ग्रास, ये इनकी क्या है, ये इनकी पोम का कलेक्शन है, इनकी सारी कविताएं इसके अंदर लिखी हुई हैं। और क्या है, इज नोन, और ये जानी जाती है किस चीज़ के लिए, काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जानी जाती है, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है क्योंकि इसके अंदर कोई रिदम नहीं है, फ्री रिदम, खुले तौर पर लिख रहे हैं, पाबंदी नहीं है कि भाई इस शब्द को इससे मैच ही करना पड़ेगा, कोई राइम नहीं है, लैक ऑफ राइम, कोई राइम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। विटमन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एज हिज ओन एक्सपेंस एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। तो पहले ना 1855 में सबसे पहले वॉल्ट विटमन ने अपनी कविताएं अपने पैसों से क्या करी थी, प्रकाशित करी थी, लोगों को लिखी थी, प्रकाशित करवाई थी अपने खुद के खर्चे से। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी तो खुद लोग इनके पास आने लगे, पैसा आने लगा, इनका नाम होने लगा, है ना। तो फिर तो देखो मिल ही जाती है, फिर तो पब्लिकेशन कंपनियां जो होती है ना जो प्रकाशित करती हैं वो तो फिर राइटर के पास जाकर के बोलती हैं कि भाई आपकी ये जो कविता है, आपकी किताब बड़ी चल रही है, लोग आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं, आप लिख दीजिए, हम प्रकाशित कर देंगे। तो पहले ये तो इनके साथ ऐसा हुआ नहीं, पहले इन्होंने शुरुआत में ये जो कविताओं का संग्रह पूरा लिखा था 1855 में खुद के पैसे से प्रकाशित किया था, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लग गया था। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोम्स, फ्री फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया, फ्री फॉर्म यानी कि कोई पाबंदी नहीं है कि मेल करवानी है, शब्दों का ताल होना चाहिए, खुले तौर पे लिखते थे, ठीक है। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। अब हुआ क्या कि शुरुआत में ये खुले, अब जो आप समझ रहे हो
जो दौर चला आ रहा था वहां पे हर एक व्यक्ति जो कविता लिखता था वो इस तरीके से लिखता था। और जाहिर सी बात है आपने भी जो कविताएं पढ़ी होंगी वो ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें एक शब्द दूसरे से मेल खाता होगा, एक शब्द खत्म होने से पहले दूसरे वाले शब्द से मेल खा रहा होगा, एक धुन होगी, एक एक तालमेल होगा। तो शुरुआत में अब इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इनकी कविताओं की तो खासियत यही थी कि ये लिखते ही नहीं थे इस तरीके से कि तालमेल बैठे, ये खुले तौर पर लिखते थे, तो लोगों को ना पसंद नहीं आया वो। और दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने जब अपने पैसों से ये सारी कविताएं प्रकाशित करी तो हुआ क्या कि ये ना अपनी कविताओं के अंदर इस बात का एक जॉयफुल, बहुत ही खुशहाल तरीके से ये समर्पित करते थे अपनी कविताओं को। किसके प्रति? इनका जो कविताएं थी वो समर्पित होती थी इसके प्रति कि एक व्यक्ति का, एक व्यक्तित्व की कितनी ज्यादा महत्व होता है, एक इंडिविजुअल की सोच कैसी होती है, एक व्यक्ति खुद से कैसे सोचता है ना, कैसे उसकी सोच होती है, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, तो ये इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऊपर लिखते थे। तो वो समय बहुत अलग था। अब देखो ना 18वीं सदी 1855 का समय था, कितना पुराना समय था। इतने खुले विचारों को और इस तरीके से खुले तरीके से लिखी जाने वाली कविताओं को नहीं लोग इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे थे। ठीक है, इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो नौकरी कर रहे थे है ना, बचपन में 12 साल के होने तक कारपेंटर की नौकरी करी, उसके बाद टीचर बने, एडिटर बने, सिविल वॉर में नर्स बन करके लोगों का इलाज भी करा, सेवा भी करी। हुआ क्या है, तो इन्होंने छोटी मोटी एक नौकरी पकड़ रखी थी कि भाई अपना गुजारा भी चलता रहेगा, और पसंद था कि कविताएं लिखने में आनंद आता है, पसंद है, तो वो कविताएं भी लिखते थे। अब इन्होंने अपने पैसों को लगा करके कविता तो प्रकाशित कर दी, कविता तो छाप दी, लिख दी, लोगों ने पढ़ी, लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि लोग उस समय पर नहीं थे इतने खुले विचार वाले। तो हुआ क्या कि इनको इनकी नौकरी भी हाथ से खो बैठनी पड़ी, नौकरी भी हाथ से चली गई क्योंकि वो चली नहीं है ना, वो जो इन्होंने अपने पूरा पैसा लगा दिया उसके अंदर कविताओं वगैरह में, लोगों को पसंद भी नहीं आया, तो ये नौकरी भी इनकी चली गई थी, अपनी नौकरी भी खो बैठे थे। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, लोगों ने बड़ा ही भद्दा माना उसको, लोगों ने बोला ये तो इनएप्रोप्रिएट है, ये तो योग्य नहीं है, ये सही नहीं है ना, ये तो बहुत ही गलत चीज तुमने लिखी है, तो लोग इसके विरुद्ध हो गए थे, तो इनकी नौकरी से भी इनको निकाल दिया गया था। अब 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। अब हुआ क्या, अब इतने साल बाद, लगभग 30 साल के करीब, 30 साल बाद 1881 में इतने सारे एडिशंस आए, इतने सारे इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को जगह जगह कोशिश करी कि कोई तो इसको पब्लिश कर दे, कोई तो इसे लिख दे। लोग लिख ही नहीं रहे, लोग छपने ही नहीं दे रहे थे, लोग मना कर रहे थे कि हम क्यों छापे भाई, पब्लिक नहीं पढ़ना चाहती, जनता नहीं पढ़ना चाहती, हम नहीं छापेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, पैसा डूब जाएगा, हमारी कंपनी का नाम डूब जाएगा। तो ऐसा हो रहा था। बट क्या हुआ, 1881 में इतने सारे प्रयास के बाद एक उनको ऐसा पब्लिशर मिला जिसने बोला कि मैं ये कविताएं तुम्हारी छापने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और यहां से, और वो भी अनसेंसर्ड, यानी कि जैसी तुमने लिखी है मैं वैसी की वैसी छाप दूंगा। सेंसर्ड क्या होता है, जब आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी जैसी बनती है तो सेंसर बोर्ड होता है, यानी कि वो देखने के लिए होता है कि भाई यहाँ पे कुछ अटपटा, कुछ अपशब्द या फिर कुछ ऐसा है जो कि हमारी पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे कट कर दिया जाता है। तो वो होता है सेंसर्ड, कि उसको ठीक ठाक करा है और छटाई करी गई है। लेकिन कोई चीज जो कि जैसी बनी थी, जैसे खुले विचारों में जैसी बनी थी रॉ, वैसी की वैसी अगर डाल दी जाए, कोई छटाई ना की जाए, वो अनसेंसर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी किताब छापने को तैयार हूँ। 1881 में एक पब्लिशर बोला कि विटमैन, मैं आपकी किताब जो है वो छापने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और मैं इसमें से कोई छटाई नहीं करना चाहता, जैसा लिखा है वैसा दे दो, आएगा पसंद, पब्लिक पढ़ेगी, जिसको समझ में आएगा, और जिसको नहीं आएगा तो वो नहीं पढ़ेगा। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। और क्या हुआ कि जल्दी जल्दी यूरोप में, अब ये अमेरिकी पोएट थे, ठीक है, अब क्या हुआ, यूरोप में भी इनकी कविताओं के ट्रांसलेशन होने लगे, वहां तक पहुंचने लगी ये कविताएं इनकी। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में लोगों ने इनको कभी वो नहीं किया, कभी इनको प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी इनकी प्रशंसा नहीं करी कि तुम अच्छा लिख रहे हो। जबकि सोचो यूरोप के लोग जो है, दूसरे देश के लोग जो है, वो इनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, उनको इनकी कविताएं अच्छी लग रही थी, लेकिन खुद के देशवासियों ने कभी इनकी कविताओं को एक्सेप्ट नहीं किया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर his original and innovative expression of American individualism। अब ये ना अमेरिकी लोग कैसे होते हैं, उनको कैसे करना चाहिए एक चीज़, है ना। जैसे अब सोचो कोई एक भारतीय कवि हो जो भारत के लोगों के लिए कविताएं बनाए कि भारत के लोगों को ऐसा होना चाहिए, हमें अपने देश के लिए इतना प्रेम दिखाना चाहिए, हमें इस सोच के हिसाब से चलना चाहिए, लोगों का मार्गदर्शन करे। तो उसी प्रकार ये भी क्या करते थे, ये भी अमेरिकी लोगों का मार्गदर्शन करते थे और बहुत ही खुले अंदाज में चीज़ें लिखते थे, तो लोगों को कई बार पसंद नहीं आती थी। अब इनके जीते जी तो कभी अमेरिका के लोगों ने इनको कभी इनकी प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी प्रशंसा नहीं की, लेकिन बाकी देशों में इनकी खूब प्रशंसा हुई। बाकी देश के लोगों ने बहुत इनकी कविताओं को अपनाया, काफी पढ़ा, काफी इंजॉय किया। बस अमेरिका ने इनकी कविताओं को तब
इनकी प्रशंसा करनी शुरू करी जब इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद अमेरिका के लोगों को समझ में आने लगा, उन्होंने अपनाना शुरू किया और तब फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ में आने लगा कि कितने अच्छे तरीके से, कितने खुले विचारों में अमरीकी व्यक्तित्व को निखार करके दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे अपनी कविताओं के थ्रू। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, अब इन्होंने जो बहुत अपनी जिंदगी में इतनी सारी कविताएं लिखी, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थी लीव्स ऑफ ग्रास, बेटा ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। और एक दूसरी थी ड्रम टैप्स, ये 1866 में लिखी गई थी और ये 1855 में लिखी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके राइटर वॉल्ट विटमैन, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कविता है कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये कविता इन्होंने लिखी है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, अब्राहम लिंकन, तो उनके लिए लिखी थी, काफी पॉपुलर है। आप इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, इस कविता का कई सारी पिक्चरों में भी जो है आप कह सकते हो कि नाम लिया गया है और बात की गई है इस कविता के बारे में। तो काफी फेमस राइटर हैं, काफ़ी फेमस पोएट हैं वॉल्ट विटमैन जी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। अब हम जानते हैं इस पोएम के बारे में कि इस पोएम में ऐसी क्या खासियत है, किस बारे में बात की जा रही है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो खुद का गीत गा रहे हैं, क्या गीत गा रहे हैं, क्या बातें की गई हैं इस गीत के अंदर, तो चलो उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स इंडिविजुअलिटी, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इस कविता के अंदर वो जो है हमारे वॉल्ट विटमैन इस कविता के माध्यम से वो बता रहे हैं एक व्यक्तित्व को, वो अपने व्यक्तित्व को बता रहे हैं, वो अपने एक व्यक्ति के क्या सोच विचार होते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स, उसकी क्या भावनाएं होती हैं, उसको प्रकट कर रहे हैं। इट डिपिक्ट्स दैट ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इस कविता के अंदर वो ये दर्शाते हैं, डिपिक्ट्स मतलब वो इस तरीके से दर्शाते हैं आपको इस कविता के अंदर कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। हम चीजों को भेदभाव करते हैं, चीजों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम उधर के हो, मैं इधर का हूं, तुम उस देश के, मैं इस देश का, इस भाषा और अलग अलग चीजों, धर्म के नाम पर हम लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम चाहे बेशक धर्म अलग अलग हो, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक ही चीज से बने हैं, ठीक है। पोएम के बीच में वो कहते हैं द पोएट फोकसेस ऑन हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं। पोएम जब शुरू होगी तो आप देखोगे वो अपने बारे में बात करते हैं। ही सिंग्स, सेलिब्रेट्स, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लोर्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो वो ना इस कविता के अंदर अपने बारे में बात करते हैं, अपने नजरिए के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि भाई देखो मैं तो खूब अच्छे से मनाता हूँ। सेलिब्रेट करना यानी कि इंजॉय करना, किसी चीज को मनाना, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, जन्मदिन मनाते हो, इंजॉय करते हो, तो कहते हैं मैं तो खूब आनंद लेता हूं, मैं तो खूब इंजॉय करता हूं, मैं तो खूब अच्छे से मनाता हूं, है ना, इस दुनिया को, अपने आप को, और इस दुनिया में मैं आया हूं, इस दुनिया को बहुत ही अलग नजरिए से वो आपको दर्शाते हैं, ठीक है। वो अपने बारे में बात करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे, ठीक है, कैसे इस दुनिया को एक बहुत अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है, और वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक इंसान का क्या अनुभव है इस दुनिया में, किस प्रकार का अनुभव होना चाहिए, कैसा जीवन है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। विटमैन हाईलाइट्स आर शेयर्ड ह्यूमैनिटी वाइल एम्ब्रेसिंग द डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पर्सन। इस कविता के अंदर वो इस चीज को मानते हुए और समझते हुए कि हम सब अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं, यानी कि हम सब अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग, अब है ना, कितने धर्म के हैं, अलग अलग जात पात से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग परवरिश से आते हैं। तो वो इस बात को मानते हैं, जानते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर भी वो इस कविता के अंदर हाईलाइट करते हैं कि देखो हम फिर भी सब एक हैं, हम एक छत के नीचे आराम से प्यार से रह सकते हैं, है ना, बेशक चाहे हम कितने ही अलग क्यों ना हो। तो वो एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है, इसको जानते हुए फिर भी इस बारे में बात करते हैं कि हम लोग कितने प्यार से इंसानियत के साथ एक साथ रह सकते हैं। इस कविता के अंदर ये बात की जाती है। वन ऑफ द की थीम, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मुद्दा, थीम देखने को मिलेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो ये है कि आइडिया ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो किस एक आपको ये विचार देखने को मिलेगा, इस कविता के अंदर एक विचार देखने को मिलेगा कि वो खुद का स्वयं कैसे आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बातें व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। पोएट सेलिब्रेट्स ईच पर्सन्स इंडिविजुअलिटी, कवि जो है इस कविता के अंदर हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत आनंदित तरीके से बताता है, दर्शाता है, ठीक है। एंड ही एनकरेजेस अस, और वो हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी अपनी यूनिक, हम एक दूसरे से अलग हैं, है ना, जाहिर सी बात है, बेशक हम सभी एक ही चीज़ के, एक ही मिट्टी के बने हो, पर फिर भी हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है, सबके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी, है ना, जो शायद दूसरे वाले में ना हो, आपके अंदर एक ऐसी खासियत होगी जो दूसरे के अंदर ना हो। हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति यूनिक है। तो वो इस बारे में भी बात करते हैं।
वो हर एक व्यक्ति का जो यूनिकनेस है, जो उसके अंदर का उसकी जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग है, उसके बारे में भी बात करते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। और साथ ही साथ वो प्रोत्साहित जो है करते हैं इस बात को भी कि हम सब एक दूसरे से कितने यूनिक हैं। पर उसी वक्त उसी समय पर वो ये भी बोलते हैं, वो इस बात पे भी हाईलाइट करते हैं कि हम एक दूसरे से और सारी चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। इन लाइनों में फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, he highlights that we are all a part of the same world and that our unique identities are linked। तो यहाँ पे कविता में ये लाइन लिखी है, मिलेगी आपको, जो मैं समझाऊंगी आगे। इस कविता के अंदर ये जो लाइन है, इसके माध्यम से भी वो यही दर्शाते हैं कि देखो, हम बेशक एक दूसरे से अलग अलग होंगे लेकिन एक ही चीज़ के बने हुए हैं, है ना। हम एक ही चीज़ के बने हुए हैं, तो यानी कि हम लोग एक दूसरे से एक ना एक तरीके से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं हम सारे के सारे। तो ये बात वो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ही टॉक्स अबाउट अमेरिकन्स। देखो, वो एक अमेरिकी कवि थे, तो वो अमेरिकी लोगों के बारे में बात करते हैं और वो बोलते हैं उनको कि हमें कैसा रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ हार्मनी में, हमें एक दूसरे के साथ शांति से मिलजुल के रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सारे एक हैं। अगर आप अब इन लाइनों के पीछे का इस कविताओं में मतलब समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ध्यान से आप क्लोजर व्यू, नज़दीक से देखोगे तो वो यही कह रहे हैं कि बेशक अलग अलग हो यार, पर फिर भी एक ही चीज़ से बने हो, प्यार से, साथ में शांति से रहो। अनदर की थीम, दूसरा जो इंपॉर्टेंट थीम है इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। वो नेचर के बारे में भी बात करते हैं। पोएट बात करते हैं कि नेचर कितनी सुंदर है, कितनी पावरफुल है ना, नेचुरल वर्ल्ड की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। एंड ही सीज नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वंडर एंड लाइफ। और वो इस कविता के अंदर नेचर को, प्रकृति को क्या देखते हैं, एक स्रोत की तरीके से देखते हैं जहां से उनको प्रेरणा मिलती है जिंदगी जीने की, है ना। तो वो इस बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट अस प्रे एंड टॉक अबाउट आवर थीम। तो यहाँ पे लेट अस क्या करते हैं, थीम के बारे में बात करते हैं। चलो, तो हम लोग इस यहाँ पर थीम के बारे में बात करते हैं। ये हमारी थीम है, द मेन थीम्स। अब यहाँ पे कुछ थीम है बेटा, 3 थीम आपको दी गई हैं, ठीक है। तो मुख्य थीम कौन सी है, सेंट्रल आइडिया क्या क्या है वो देख लेते हैं हम इसके अंदर। तो जो मुख्य थीम है वो है सेल्फ आइडेंटिटी, के हर एक व्यक्ति का एक खुद का क्या है, अस्तित्व है ये। फिर ठीक है, क्या कम्युनिटी, हम जो समाज में रह रहे हैं, प्रकृति, और जिंदगी का चक्र, साइकिल के जन्म लिया, है ना, जिंदगी जी, मर गए, फिर दोबारा से जन्म लिया, तो ये जो साइकिल चलता रहता है। और हर एक का नजरिया, तो इस बारे में वो बात करते हैं। तो देखो, सेल्फ आइडेंटिटी और कम्युनिटी, कि हम देखो समाज में भी रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम क्या है, सब एक साथ रह भी रहे हैं समाज में, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक अकेला का अस्तित्व है। तो विटमिन सेलिब्रेट करते हैं डिविनिटी of the individual self as well as the broader community of matter to which the self belongs। तो वो इस कविता के अंदर आपको यहाँ पे आपको बात करते और ये चीज़ को बहुत ही आनंद के साथ खुश होते दिखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अलग है लेकिन फिर भी हम साथ में रह सकते हैं क्योंकि हम एक ही चीज़ के बने हुए हैं। दूसरा, नेचर और वो लाइफ के साइकिल के बारे में बात करते हैं कि फुल ऑफ इमेजरी। अब यहाँ पर वो पूरी इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना का यूज़ करते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड जो है ना, पोम के अंदर आपको वो दिखाते हैं कि कैसे रिश्ता जो है जिंदगी डेथ का आपस में बना हुआ है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। और नज़रिया आपको देखने को मिलेगा कि पूरी पोम के अंदर विटमैन जो है मेजर करते हैं रिलेटिव ब्रेविटी यानी कि क्षणिक, कि हमारी ज़िंदगी कितनी क्षणिक है, कितनी ब्रीफ है, कितनी छोटी है, क्षण भर में, पल भर में ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो वो इसके बारे में भी आपको बात करते नज़र आएंगे कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ा ब्रह्मांड और उसके अंदर हम कितने छोटे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में इस कविता के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप बेटा कि अभी तक आप सब मेरे साथ हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप जान चुके हैं वॉल्ट विटमैन कैसे कवि हैं, किस प्रकार की कविताएँ लिखते थे, और वो अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा जाने माने कवि हैं। हालांकि उनको वो जो प्रशंसा है वो उनकी मृत्यु के बाद मिली, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि उनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इस वजह से क्योंकि वो खुले तौर पे कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो आप अब वॉल्ट विटमैन के बारे में जान चुके हैं एंड साथ ही साथ आप जान चुके हो कविता के अंदर वो किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आप जो है एक इंडिविजुअल हैं, आपका हर एक का व्यक्तित्व अलग है, अस्तित्व अलग है, लेकिन फिर भी हम एक ही चीज़ के बने हैं, हमें साथ में रहना चाहिए। वो अपने बारे में बात करते हैं, अपने नज़रिए के बारे में बात करते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका नज़रिया है, कैसा उनका अनुभव है जीवन का, इस बारे में बात करते हैं, और देशभक्ति के बारे में भी बात करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को और थीम को पढ़ने के बाद हम चलते हैं आगे और चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पोएम एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आप लोग सब तैयार हैं, ठीक है, पोएम एक्सप्लेनेशन के लिए। और अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो
जितने भी बच्चे हैं, वीडियो को अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जो पोम है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये 13 लाइनों की पोम है, 13 लाइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, for every atom belonging to me as good as belong to you, I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. क्या अब यहाँ पर आप देखो और एक बार ध्यान दो, आपको कोई भी शब्द आपस में मेल खाता हुआ, आपस में तालमेल उन शब्दों का नजर आ रहा है क्या? माई सेल्फ, अज्यूम, कोई तालमेल नहीं है, कोई ध्वनि, कोई रिदम, कोई ताल, कोई सुर नहीं बैठ रहा है ना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ पे खत्म हो रहा है, नीचे देखो यू शैल अज्यूम, तो एकदम अब्रप्ट, एकदम अचानक से जो है कोई आपको ताल बैठता नहीं दिखेगा। तो यही होता है फ्री वर्ड्स कि राइमिंग नहीं है, कि एक दूसरे से शब्द मेल नहीं खा रहे लास्ट के, कि आपको एक धुन सी मिल जाए, आपको तालमेल सा दिखे, ये खुले तौर पे लिखते थे। ठीक है, चलो तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट और समझना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत की पहली 2 लाइनों को हम समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहां पर वो बोल रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुश होता हूं खुद से और गाता हूं खुद से। सेलिब्रेट का मतलब क्या है? आप खुश होते हो, मजे लेते हो, इंजॉय करते हो, आनंद उठाते हो। आप जैसे लोग त्योहार मनाते हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, आनंद उठाते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, है ना। तो जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, त्योहारों को लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, बर्थडे को, वो कह रहे मैं किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद से खुश होता हूँ, मैं खुद से खुश होता हूँ, मैं खुद से अपने आप को मनाता हूँ, खुद से आनंद लेता हूँ इस जीवन का, इस प्रकृति का। तो मैं खुद से ही खुश रहता हूँ और मैं खुद से ही गीत गाता हूँ, मैं खुद से ही गाता हूँ। अगली लाइन में वो कहते हैं और व्हाट आई अज्यूम, अज्यूम यानी कि सोचना। ठीक है, अज्यूम का मतलब क्या हुआ बेटा? अज्यूम का मतलब हो जाएगा सोचना, मानना, कोई चीज आप ऐसा मान लेते हो कि ऐसा है। तो वो कहते हैं कि जो मैं मानता हूं और जो मैं सोचता हूं, यू शैल अज्यूम, तुम भी वही मानते हो और वही सोचते हो। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं खुद से खुश होता हूं, खुद से खुश रहता हूं, खुद से आनंद उठाता हूं इस जीवन का और खुद ही गीत गाता हूं, और जो मैं मानता हूं या सोचता हूं वही तुम भी मानते या सोचते हो। अगली लाइन में वो कह रहे हैं क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। वो कहते हैं क्योंकि हर एक, एवरी यानी कि हर एक, प्रत्येक, एटम कण, प्रत्येक कण जो मेरा है, जिससे मैं बना हूं, उसी से, है ना, तुम भी तो बने हो। प्रत्येक कण, जिस कण से, एटम क्या होगा? कण, परमाणु, कण आप कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, है ना, मैं खुद से खुश रहता हूं, मैं खुद से जीवन का आनंद उठाता हूं, मैं खुद से खुश रहता हूं और मैं गीत गाता हूं, और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानते हो, क्योंकि जिस चीज से मैं बना हूं, जिस चीज से, वो जो हर एक कण है, जो मेरा जितना है उतना ही तो वो तुम्हारा भी है। तो ये जो एटम है, मैं, हमारी बॉडी किससे बनी है, हम किस चीज से बने, हम बोलते हैं ना जिस मिट्टी से हम बने हैं, हर एक व्यक्ति उसी मिट्टी से बना है, भगवान ने एक ही ढांचे में सबको बनाया। तो वही वो बोल रहे कि देखो कि हर एक, तुम भी किससे बने हो, तुम भी जिस कण से बने हो ना, जितना मैं उस कण से बना हूं उतने ही तुम उस कण से बने हो। हम एक ही चीज के बने हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। अगर हम बहुत गहराई पर जाकर के देखें तो हमारे चेहरे अलग होंगे, रहन सहन, भाषा, जात पात, धर्म, लेकिन अंदर से अगर हम देखें तो हम एक ही चीज के बने हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब क्या होता है? LOAFE, यानी कि भटकना। ठीक है, भटकना, घूमना इधर उधर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं भटकता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं अपनी आत्मा को। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं भटकता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं अपनी आत्मा को, या बुलाता हूं, पुकारता हूं अपनी आत्मा को, या आप कह सकते हो, इन लाइनों से ये भी समझ सकते हो कि मैं खोजता हूं अपनी आत्मा को, कि मैं इस दुनिया में, प्रकृति में भटकता हूं, मैं देखता हूं दुनिया को, और मैं ये मानता हूं कि देखो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद से खुश हूं, मैं खुद से बहुत खुश हूं, मैं इस दुनिया से खुश हूं, मैं इस दुनिया में आया, मैं इस बात से खुश हूं, मैं हर एक दिन मनाता हूं, अपना खुशी के साथ गुजारता हूं, मैं गीत खुद से गाता हूं, और मैं जो मानता हूं वही तुम भी मानते होगे। क्यों मानते होगे भाई? क्योंकि देखो ना कहीं अंदरूनी रूप से जिस चीज का मैं बना हूं, जिस कण से मैं बना हूं, वो प्रत्येक कण से तुम भी तो बने हो।
मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को खोजता हूँ या पुकारता हूँ, अपनी आत्मा को उसे आमंत्रित करता हूँ। मैं लीन का मतलब क्या होता है बेटा? लीन का मतलब होता है आराम, ठीक है, आराम। तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं आराम करता हूं और मैं घूमता हूं, मैं, है ना, लोफ का मतलब क्या है? भटकना। मैं आराम करता हूं और मैं भटकता हूं। एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से, एट माई ईज मतलब मेरे आराम के अनुसार, मेरे मर्जी के अनुसार, मेरे आनंद के अनुसार। तो वो कह रहे हैं कि मैं घूमता हूं, मैं आराम करता हूं, जब मेरा मन चाहता है, जब मेरे को अच्छा लगता है, जब मेरे को आराम मिलता है। अगर मेरा भी घूमने का मन है तो मैं घूम के आऊंगा, मेरे को आराम करने का मन है तो मैं आराम करूंगा। और मैं ध्यान देता हूं, मैं फोकस करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं देखता हूं गहराई से हर एक। अ स्पीयर, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर, क्या होता है स्पीयर? स्पीयर होती है नोक। देख रहे हो, जैसे आप घास उगती है ना, तो ऐसे 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 घास उगी रहती है। तो बेटा क्या होता है कि घास में ये जो ये ऊपर की नोक है ना, ये इतनी, ये जो नोक होती है घास की, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, स्पीयर, इसको बोल रहे हैं स्पीयर। वो तो वो यही कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं समर ग्रास, गर्मियों में उगी हुई जो घास है, उस घास की ये जो ऊपर की नोक है ना, इस नोक को मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। तो यानी कि वो बोल रहे हैं कि देखो, मैं नेचर को भी बहुत, मैं नेचर के करीब भी रहता हूं, है ना। जब मेरा मन करता है मैं भटकता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं आराम करता हूँ, मैं भटकता भी अपनी मर्जी से हूँ, आराम भी अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं घास पर बैठ करके, हम कई बार क्या करते हैं, घास को बैठे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं चीज़ों में, प्रकृति को देख रहे होते हैं, तो घास के साथ भी खेलते हैं कई बार, है ना, बैठे हुए हैं। तो कह रहे मैं भी घास को देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसी है ये घास, है ना, और प्रकृति को नोटिस करता हूँ। घास के माध्यम से वो यही बताना चाहते हैं कि मैं प्रकृति को भी देखता हूँ, कि देखो, है ना, कि कितनी हरी भरी है, वहाँ पे कितने सारे नीचे कीड़े रह रहे हैं, मिट्टी है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ। मैं घास की एक नोक को भी बहुत देर तक ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। तो वो ये बता रहे हैं अपने बारे में आपको, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं मनाता हूँ अपने आप को, मैं आनंद लेता हूँ अपने आप से और गाता हूँ अपने ही गीत और खुद से गाता हूँ। और मैं जो मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे, क्योंकि वो हर प्रत्येक कण जिससे मैं बना हूं, उतने ही उस प्रत्येक कण से आप भी बने हो। हम एक ही चीज के बने हैं। मैं घूमता हूं, मैं भटकता हूं और मैं अपनी सोल को, अपनी आत्मा को खोजता हूं और उसे आमंत्रित करता हूं या उसको पुकारता हूं। मैं जब अपनी मर्जी से, जब मेरे को मन करे, जब मेरा आराम करने का मन हो, मैं आराम करता हूं, जब भटकने का मन हो, मैं भटकता हूं। और मैं प्रकृति को देखता हूं, मैं गर्मी में उगी हुई वो जो घास है उसकी नोक को देखता हूं। अगली में बोलते हैं वो, माई टंग, मेरी जीभ, every atom of my blood formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents, the same and their parents the same. I now 37 years old in perfect health begin, hoping to seize not till death. अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो क्या, अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं किस चीज़ की, देशभक्ति की। अब वो अपने देश के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी जीभ और मेरे खून का, ऑफ माई ब्लड, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, प्रत्येक कण मेरे खून का, वो कह रहे मेरे खून का कतरा कतरा, प्रत्येक कण मेरे खून का, मेरी जीभ, मेरा शरीर, मेरे खून का प्रत्येक जो कण है, वो सब कहाँ से बना है? वो बना है इस मिट्टी से, वो बना है इस वायु से, इस हवा से। कहाँ के रहने वाले थे वो? अमेरिका के रहने वाले थे वो। अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी हर एक जीभ, मेरे 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 शरीर के अंदर जो खून है, उस खून का हर एक कण वो इस मिट्टी से बना है, इस देश की हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने माता पिता से जन्मा, मैंने जन्म लिया अपने माता पिता से। और वैसे ही बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, मेरे माता पिता ने अपने माता पिता से जन्म लिया, एंड द सेम, और इसी प्रकार उनके माता पिता ने उनके माता पिता से जन्म लिया। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, तो इस तरीके से हमारे खून में, हमारे अंदर जो है वो हम इस मिट्टी से निकले हैं। मेरी पुश्तें यहाँ पर रहती आ रही हैं, मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश से बना हूँ, इसकी हवा में पला बड़ा हूँ, इसकी हवा का हूँ, इसकी मिट्टी से बना हूँ। मेरी जीभ हो, मेरी जबान हो, या फिर मेरे खून का एक एक कण जो हो, वो इस देश की मिट्टी और हवा से बना है। क्योंकि मैं भी अपने माता पिता से पैदा हुआ, जो कि यहीं के रहने वाले थे। मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से, उनके माता पिता भी उनके माता पिता से पैदा हुए हैं। तो हम सब यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। और वो फिर बात करते हैं कि नाउ
मैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, वो कह रहे हैं कि मैं अब जो 37 साल का हो चला हूँ इन परफेक्ट हेल्थ, और जो कि मैं अब जो 37 साल का हो चला हूँ और बहुत ही बढ़िया उम्दा स्वास्थ्य में हूँ। बिगिन, है ना, मैं ये आशा करता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँगा अपनी मृत्यु तक। ठीक है, होपिंग यानी कि आशा करना, टू सीज, कि ऐसा ही रहूं, रोक देना उस चीज को, सीज हम बोलते हैं ना, सीज ऑल दी एक्टिविटीज, जितने भी कार्य कर रहे हो, एक्टिविटी यानी कार्य, सीज मतलब रोकना, तो जितने भी कार्य कर रहे हो उसको सीज कर दो, यानी कि उसको वहीं रोक दो। तो वो कह रहे हैं कि देखो अब मैं हो चला हूँ 37 साल का और मैं बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य में हूँ, मेरे स्वास्थ्य के तौर पर मैं बहुत ही अच्छे हेल्थ कंडीशन में हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँ, यहीं रुक जाए मेरा स्वास्थ्य, ऐसा ही रहे मेरा स्वास्थ्य जब तक मेरे को मृत्यु ना आ जाए। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो अपने देश के बारे में भी बात कर रहे हैं कि देखो मेरी जीभ, मेरे खून का हर एक कण जो है वो बना है इस मिट्टी से, इस वायु से। मैं पैदा हुआ अपने माता पिता से, मेरे माता पिता अपने माता पिता से पैदा हुए, और इसी प्रकार उनके माता पिता भी अपने माता पिता से पैदा हुए, हम सब इसी देश के हैं। ठीक है, मैं अब जो 37 साल का हो चला हूँ सबसे अच्छे स्वास्थ्य में हूँ अपने, और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँ, ऐसा ही रुक जाऊँ, ऐसा ही रहूँ जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि मैं इतने ही अच्छे स्वास्थ्य में तब तक रहूँ। और ये जो आपकी बेटा आखिर की लाइनें हैं वो कहती हैं, creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. So यहाँ पर creed का मतलब क्या होता है? creed का मतलब होता है religious belief। ठीक है, यानी कि धार्मिक विश्वास जो आप रखते हो, है ना। और स्कूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर बेटा? स्कूल की स्कूल से उनका मतलब है वो वाला स्कूल नहीं जिसमें आप जाते हो, यहाँ पर उनका स्कूल से कहने का मतलब है हमारी विचारधारा, है ना, हमारा सिस्टम। किस चीज का सिस्टम? हमारी सोच का सिस्टम, सिस्टम ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विचारधारा के बारे में वो बोल रहे हैं, और इन अबेयंस का मतलब है कि उसे त्याग दो, उसे छोड़ दो। एक सेकेंड, छोड़ दो। एक सेकेंड, ये हाँ ये लो। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी आपके अलग अलग, अब देखो हाँ, वो शुरुआत से क्या कहते आए हैं कि मैं खुद से रहता हूँ खुश, मैं खुद से वो आनंद उठाता हूँ, और हम सब एक ही चीज़ के बने हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं मानता हूँ वो तुम भी मानते होगे, क्योंकि जिस कण से मैं बना हूँ उस कण से तुम भी बने हो। मैं भटकता हूँ अपनी मर्जी से, और मैं अपनी अपनी आत्मा को पुकारता हूँ, उसे खोजता हूँ, और मैं जब चाहूँ तब आराम करता हूँ, जब चाहूँ तब घूमता हूँ, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, और मैं नेचर को, प्रकृति को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं वो घास, गर्मियों में उगी हुई घास की नोक को देखता हूँ। मेरी जबान, मेरा जो खून है उसका हर एक कण बना है इस देश की मिट्टी से और हवा से, और मैं यहाँ पे अपने माता पिता से पैदा हुआ, मेरे माता पिता अपने माता पिता से पैदा हुआ, उनके माता पिता अपने माता पिता से पैदा हुए, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। और वो बात क्या करते हैं? वो कहते हैं कि अब मैं हो चला हूँ 37 साल का, और अब मैं 37 साल का हो चला हूँ और सबसे अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरने तक ऐसे ही रहूँ। जितने भी क्रीड्स, अब यहाँ पर वो बात करते हैं लोगों के बारे में, लोगों की विचारधाराओं के बारे में, कि कैसे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पात के बारे में सोचते हैं, कैसे लोग जो है आपस में बटे हुए हैं, उनकी विचारधारा अलग है, लोगों का सोचने का तरीका, जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है, विचारधारा जो है वो बहुत अलग है, सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो वो यहाँ पर बात करते हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, वो बोलते हैं कि जो क्रीड्स हैं, यानी कि जो आपके धार्मिक विश्वास हैं, जो आप धर्म में विश्वास करते हो, धार्मिक रास्तों पर जिन भी चीज़ों में आप विश्वास करते हो, जो आपके धार्मिक विश्वास है और आपका जो सोच की, जो आपकी विचारधारा है, उनको सबको छोड़ दो, है ना। वो क्या बोल रहे हैं? उनको सबको छोड़ दो अभी के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हारा, देखो हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग अपनी विश्वास रखता होगा, एक व्यक्ति अलग धार्मिक विश्वास रखता होगा, एक अलग व्यक्ति अलग अपनी विचारधारा रखता होगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, जितने भी क्रीड्स हैं, जितने भी आपके धार्मिक विश्वास हैं, जितने भी आपके स्कूल है, यानी कि आपकी सोच की जो धारा है अलग अलग हैं सबकी, तो उनको अभी आप छोड़ दो, इन अबेयंस, यानी कि उसे भी छोड़ दो, उसे भी रहने दो। रिटायरिंग बैक, और वापस आ जाओ। रिटायरिंग बैक यानी कि रिटायर हो जाना, वापस आ जाना। रिटायरिंग बैक अ वाइल, कह रहे कुछ समय के लिए वापस आ जाओ, कुछ समय के लिए इन सबको छोड़ दो, कुछ समय के लिए अलग अलग सोच विचारधारा रखना, अलग अलग धार्मिक चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना, अलग अलग धर्म के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हमें बांट रही हैं, उनको छोड़ दो, रहने दो, वापस आ जाओ। सफाइज एट वॉट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दो उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे भूल जाओ, उसे याद रखो। हाँ, आपकी विचारधारा अलग है, यही तो अब यहाँ पर जो है ना वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं मानता हूँ
है ना। ये चीज़ आपको ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए छोड़ देनी है, भूल जाना है कि आप कौन हो। यहाँ पर इन्हीं लाइनों के माध्यम से आपको समझ में आएगा, वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसे याद रखो बट नेवर फॉरगॉटन, उसे कभी भूलो मत। यानी कि आप याद रखो कि आप क्या हो, आप अलग हो, आपकी विचारधारा अलग है, आपका जो धार्मिक विश्वास है वो अलग है, उसे याद रखो, उसे भूलो मत। लेकिन अभी कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि क्या, क्योंकि वो यही बात कर रहे हैं ना कि हम एक ही चीज से बने हुए हैं, यानी कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी कि तुम्हारी विचारधारा अलग और तुम्हारा धार्मिक विश्वास अलग, ऐसा नहीं है, है ना। वो होगा, तुम भूलो मत, ये तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है, ये तो तुम्हारा व्यक्तित्व है, तभी तो तुम एक दूसरे से अलग हो। लेकिन अलग होकर के भी सबसे अगर गहराई में जाकर देखोगे तो एक ही हो, क्योंकि एक ही चीज के बने हो। तो इसलिए अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो इन सब चीजों को, भूलो मत, इस बात को मत भूलो कि तुम अलग हो, तुम्हारी विचारधारा अलग है, तुम यूनिक हो, तुम अपने आप में अद्भुत हो, इस चीज को मत भूलो, है ना। लेकिन अभी कुछ समय के लिए उसको छोड़ दो, अभी इस चीज को ध्यान दो कि तुम सब एक्चुअल में सबसे गहराई में जाकर के देखा जाए तो एक ही कण के बने हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो। वो बोलते हैं आई हार्बर, हार्बर का मतलब क्या है, साथ देना। वो कहते हैं मैं साथ देता हूं, ठीक है, फॉर गुड और बैड, ठीक है। वो कहते हैं मैं सोचता हूं, ठीक है, मैं सोचता हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं सच के बुरे के, है ना, मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं परमिट करता हूं अपने आप को, यानी कि आज़ादी देना, किसी चीज़ की परमिशन देना, कि मैं अपने आप को इतनी अनुमति देता हूं, किस चीज़ के लिए, कि मैं बोल सकूं जब भी कोई एवरी हैजार्ड, क्या होता है, हैजार्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए हानिकारक है। तो कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे लिए हानिकारक है, किसी के लिए हानिकारक है, दुनिया के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए हानिकारक है, उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को इतनी अनुमति भी देता हूं कि मैं बोलूंगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो मैं यहाँ पर, मैं क्या हूं, मैं सच बुरा दोनों चीज को समझता हूं, अच्छे को भी समझता हूं, बुरे को भी समझता हूं, और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं इतनी अनुमति भी देता हूं खुद को कि अगर मैं कुछ गलत चीज होता हुआ देखूंगा, कुछ संकट में किसी को देखूंगा, कोई ऐसी चीज देखूंगा जो दूसरों के लिए बुरी हो सकती है, मैं उसके खिलाफ आवाज भी उठाऊंगा। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। वो कहते हैं कि देखो जैसे प्रकृति होती है ना, जैसे प्रकृति रहती है कितनी एनर्जेटिक, कितने अच्छे से, है ना, सब चीज़ों का पालन पोषण करना, कहते हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मुझे भी उसी तरीके से जो है अपनी एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो ये है बेटा आपकी कविता, छोटी सी प्यारी सी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। वो कह रहे हैं कि मैं खुश क्या करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ अपने आप को, और मैं खुद से गीत गाता हूँ, मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानते होगे, क्योंकि मैं हर प्रत्येक कण जिससे मैं बना हूं उतने ही तो उस कण से तुम भी बने हो। मैं भटकता हूं और मैं अपनी आत्मा को खोजता हूं, मैं अपनी मर्जी से भटकता हूं, अपनी मर्जी से आराम भी करता हूं, और मैं गर्मी में वो उगने वाली घास को बहुत ही नज़दीक से उसको क्या करता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, आई नाउ 37 year old in perfect health, begin hoping to seize not till death। वो कह रहे हैं कि मेरी जीभ, मेरे खून का हर एक कण, हर एक कतरा जो है वो बना है इस मिट्टी से और इस हवा से। मैं पैदा हुआ अपने माँ बाप से, और मेरे माँ बाप उनके माँ बाप से, और इसी प्रकार उनके माँ बाप भी उनके खुद के माँ बाप से पैदा हुए हैं। और मैं अब जो 37 साल का हो चला हूँ और बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, और मैं इस चीज़ की आशा करता हूँ कि मैं मरने तक ऐसे ही रहूँ। और लास्ट में कहते हैं वो, creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with ओरिजिनल एनर्जी। वो कहते हैं कि माना कि आपके जो रिलीजियस बिलीफ हैं, धार्मिक जो आपके विश्वास हैं और आपकी जो विचारधारा है वो बहुत अलग होगी, लेकिन अभी उसे छोड़ दो और वापस आ जाओ, वापस आ जाओ जो मैं कह रहा हूं। लेकिन ये मत सोचो कि उसको आपको भूल जाना है, आपको अपनी धार्मिक विश्वासों को और अपने सोच विचारधारा को क्या करना है, अभी कुछ समय के लिए छोड़ देना है, उसे भूलना नहीं है, उसे बस छोड़ देना है। और याद रखना है कि आप सभी एक ही चीज़ के, उसी कण के बने हो, और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। मैं सही और गलत दोनों को समझता हूँ, मैं सही और गलत दोनों को समझता हूँ, और क्या करता हूँ, और मैं अपने आप को इतनी अनुमति भी देता हूँ कि जहाँ पे मैं कुछ गलत होता हुआ किसी को संकट में देखूंगा, कुछ गलत होता हुआ, कुछ हानि होता हुआ देखूंगा, तो मैं वहाँ पर आवाज़ भी उठाऊंगा उसके खिलाफ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, जैसे कि प्रकृति होती है, ठीक है, तो उसी प्रकार। तो अब वो क्या बोल रही हैं, यहाँ पे आपकी जो है पोम खत्म होती है, और इस प्रकार वो अपने बारे में बात करते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि सब अलग अलग हो, लेकिन देखो गहराई में जाकर के सब एक ही चीज़ के बने हो।
तो ये है आपकी पोम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोगों ने हमारे पोएट के बारे में, हमारी पोएट ने जो लिखी है पोम उसके बारे में वो भी डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ ली। उसका जो सेंट्रल आइडिया या फिर हम उसको थीम कह सकते हैं, हमने वो भी कवर कर लिया है। अब जो बचते हैं आपके पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो आपकी क्लास है होती है डेली 8 PM, कब? मंडे से लेकर के सैटरडे तक। ये आपकी जो क्लासेस हैं ये 8 बजे होती है, बिहार बोर्ड की क्लास 12, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ये जो क्लासेस हैं इन क्लासेस को अटेंड करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी अब कब? मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स लेकर के, ठीक है। चलिए, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।